हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेनेंस का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। नाम है सैम्पलिंग। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच द रैंडम सैंपल आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैंडम सैंपल इज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लॉट। मतलब क्या है? कोई एक लॉट है। मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कोई एक लॉट है, इसमें कितने 100 प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना। इसमें 100 प्रोडक्ट में कोई एक क्या लेना है हमको? रैंडम सैंपल लेना। मतलब इस 100 में कितने ले लिए मैंने? 10 ले लिए। क्या? एक रैंडम सैंपल ले लिया 10 का। ठीक है ना। तो इन 10 जो रैंडम सैंपल लिया है, जो ये 10 का, इसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि कोई हमारा जो लॉट होगा वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के जो तरीके हैं वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। सैम्पलिंग क्या होती है पहले ये देख लो। ठीक है। समझ में आया सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक। अब लिखा है देयर आर मैनी देयर आर मेनली टू वे इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होती है मेनली कितने टाइप की होती है? टू वे होती है। जो पहला है क्या? 100% इन्फेक्शन। मतलब क्या है? कोई एक लॉट बताया था मैंने कितने का? 100 का। ठीक है ना। अब जैसे 100 प्रोडक्ट में से पूरे 100 का 100 प्रोडक्ट को अगर इन्फेक्शन करोगे तो क्या होगा? एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है। और दूसरा ये बहुत ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ जनरली वेरी एक्सपेंसिव। और जो सेकेंड, हैंडलिंग बाई इन्फेक्शन कैन इंड्यूस डिफेक्ट। लेकिन हम जो अगर इन्फेक्शन करेंगे 100% तो आराम से जो भी डिफेक्ट पीस होगा उनको निकाल सकते हैं। लेकिन क्या, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है ना। फिर आगे क्या? कैन नॉट यूज व्हेन इट प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर कोई प्रोडक्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय होता है तो उसको भी हम देख के अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको हम यूज नहीं करेंगे। कैन नॉट यूज व्हेन द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है ना। 100% इन्फेक्शन का जो वो मेन मोटो है क्या है? एक तो हमको एक 100% पूरा इन्फेक्शन करना पड़ेगा, बट लेकिन इसमें जो टाइम और कॉस्ट उसका जो बढ़ जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी हमको एक डिफेक्टेड पीस नहीं मिलेगा। ठीक है। जितने होंगे फ्रेश पीस मिलेंगे। दूसरा, इसकी जो इसमें जो डिफेक्ट होने की जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। बट जो सैम्पलिंग इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है? जो भी ऊपर पढ़ा चुके हैं, क्या एक लॉट है जिसके जो सैंपल साइज है कितना? कैपिटल एन है। ठीक है। उनमें से हम स्मॉल एन सैंपल लेंगे। ठीक है। मान लो कि यहाँ पर कितने 100 सैंपल हैं, उसमें से हमको कितने 10 सैंपल ले लिए। ठीक है। अब इन 10 सैंपलों में क्या 100% इन्फेक्शन करना था? जो ऊपर वाले में था इसका पूरा 100% करते थे। इसमें क्या करते हैं? सॉरी, इसमें इसको 100% करते हैं। ठीक है ना। ओके। अब कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्ट इज लेस देन एक्सेप्टेंस नंबर देन एक्सेप्ट द लॉट। इफ द इफ इफ नंबर ऑफ डिफेक्ट इज ग्रेटर देन एक्सेप्टेड नंबर देन द रिजेक्ट द लॉट। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कोई लॉट है, इसी कितने था? 100 प्रोडक्ट थे, इसमें से हमने कितने 10 प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है। बट इन 10 प्रोडक्ट में से अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट लेस देन और इक्वल टू हुए, क्या लेस देन और इक्वल टू हुए नंबर ऑफ डिफेक्ट, तो हम उस नंबर सॉरी उस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इस 10 प्रोडक्ट में से इन 10 प्रोडक्ट में से जो नंबर ऑफ डिफेक्ट है वो 2 से ज़्यादा निकला है। क्या? मोर देन 2। मोर देन 2। तो हम क्या करेंगे? उस जो लॉट होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट द लॉट और रिजेक्टिंग द लॉट। समझ में आ गया? ठीक है। आगे देखते हैं हम। हम्म, आगे सैम्पलिंग इन्वॉल्व सम रिक्स। ठीक है ना। जो सैम्पल हम करते हैं उसमें कुछ रिक्स हैं। जैसे क्या है? दो टाइप के रिक्स होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर रिक्स और एक होता है कंज्यूमर रिक्स। ठीक है। प्रोड्यूसर रिक्स कब होगा? जब कोई अच्छा लॉट, ठीक है, जिसमें डिफेक्ट कम है और वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो कौन सा लॉस होगा? प्रोड्यूसर लॉस होगा। बट जो कंज्यूमर लॉस होता है वो रिक्स होता है, वो क्या होता है कि जो बैड लॉट है वो क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए। जैसे कि माना कि 100 है। ठीक है ना। 100 प्रोडक्ट हैं, इसमें से मैंने कितने ले लिए? 10 ले लिए। ठीक है ना। 10 में से इस पूरे 100 में कितने? 5 डिफेक्ट हैं। ठीक है। बट हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है एक्सेप्ट करने की, 2 की लगाई है। अब इन 10 में 2 आ जाएँ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 2 से ज़्यादा आ जाते हैं इसी लॉट में, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक अच्छा लॉट था। ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम? ये कौन सा, सॉरी, ये कौन सा रिक्स होगा? ये प्रोड्यूसर रिक्स होगा। ठीक है ना। अगर इस 100 सैंपल में से, ठीक है ना, इसमें 10 डिफेक्ट हैं और हमने इन 100 में से चूज़ कितने की? 10। अब इन 10 में से सिर्फ कितना इसमें इन्फेक्शन पकड़ में आया है? सिर्फ एक पकड़ में आया है कि एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टेड है। तो हम उस
जो लॉट होगा उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो लॉट एक्सेप्ट होता है लेकिन ये लॉट क्या बैड है क्योंकि इसमें 10 डिफेक्टेड है, तो ये कौन सा रिस्क हुआ, ये हुआ कंज्यूमर रिस्क हुआ, ठीक है ना। तो याद रखो प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क क्या होता है, ठीक है। फिर क्या है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट्स, और सेकेंड क्या है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। दोनों में क्या रेफरेंस देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन गो एंड नो गोजर, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस नंबर फॉर एट्रीब्यूट्स है उसको हम देखते हैं किस बेसिस पे देखते हैं कि गो और नो गो ड्यू टू गेस, ठीक है ना। बिक्री के आधार पर देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को लें या ना लें, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, आ सैम्पल इज टेकन randomly if they taken too many number of confirming product the lot reject or otherwise accept, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर वेरिएबल, मतलब क्या है कोई एक्सेप्टेंस नंबर है वो वेरिएबल, अगर वो क्या वेरिएबल है तो कैसे डिपेंड करेंगे, तो अगर कोई चीज़ वेरिएबल है, कोई भी प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है वो क्या वेरिएबल है, तो क्या करेंगे उसको हम कंटिन्यूसली मेजरमेंट करेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज कंटिन्यूसली मेजरमेंट, ठीक है ना। जो हम कंटिन्यूसली मेजर करेंगे तो उसका हम किस हिसाब से जो एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मीन निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से उसकी उस प्रोडक्ट की हम चूज़ करेंगे कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, ठीक है ना। इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ acceptance sampling is choose an appropriate sampling plan that specifies lot size, sample size, number of sample and acceptance rejection criteria, ठीक है ना। जो सैम्पलिंग प्लान किसके आधार पर है, ये सैम्पल किसके आधार पर है, हमको लॉट साइज कितना है ये देखना पड़ेगा, सैम्पल साइज कितना ये देखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं ये भी देखना पड़ेंगे, और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एग्जाम में यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सिर्फ यहाँ से बनेगा, तो देखते हैं। अब आगे हमारा क्या टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान, ठीक है ना। सैम्पलिंग प्लान कितने टाइप के होते हैं, देखो मेनली जो सैम्पलिंग प्लान होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, जो सेकेंड होता है क्या होता है डबल सैम्पलिंग प्लान, ठीक है ना। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है देखते हैं। व्हेन डिसीजन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन फॉर द लॉट इज मेड ऑफ द बेसिस ऑफ वन सैंपल then acceptance plan is known as सिंगल सैम्पलिंग प्लान। मतलब क्या है, कोई लॉट, ठीक है ना, उस लॉट में सिर्फ अगर हम एक सैंपल को चूज़ करते हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि वो लॉट रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसे बोलोगे सिंगल सैम्पलिंग प्लान, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अब जो डबल सैम्पलिंग प्लान होता क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जैसे इसमें है कैपिटल एन क्या है लॉट साइज है, स्मॉल एन क्या है सैम्पल साइज है, डी क्या नंबर ऑफ डिफेक्ट है, सी क्या एक्सेप्टेंस है। लड़के यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस वो नंबर होता है जैसे कोई हमारा कोई एक लॉट साइज है जिसके में 100 प्रोडक्ट है, कितने 100 प्रोडक्ट हैं, हमको पता है कि इस पूरे प्रोडक्ट में, ठीक है ना, इस पूरे 100 प्रोडक्ट में अगर हम 10 सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, तो इन 10 सैंपल में से अगर कोई तीन क्या तीन प्रोडक्ट ख़राब पाए गए, मतलब क्या डिफेक्टेड पाए गए, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। दो या दो से कम अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट पाए गए तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2, तो एक्सेप्टेंस नंबर कितना हुआ यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सेप्टेंस नंबर, लड़के यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं एक्सेप्टेंस नंबर होता क्या है, ठीक है। ओके, तो लिखा हुआ है रूल क्या है, इफ़ डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट एक्सेप्टेंस नंबर से लेस देन और इक्वल हुए तो लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट इज ग्रेटर देन एक्सेप्टेंस नंबर हुआ तो रिजेक्ट कर लेंगे। ऊपर समझाया ना, ठीक। आगे देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ सिंगल सैम्पलिंग प्लान। ये क्या है सिंगल सैम्पलिंग प्लान का फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। कैपिटल एन क्या है इसमें प्लॉट साइज है, स्मॉल एन क्या है सैंपल साइज है, डी क्या है नंबर ऑफ डिफेक्ट है, क्या है नंबर ऑफ डिफेक्ट है। अगर ये डी लेस देन और इक्वल हुआ सी से एक्सेप्टेंस नंबर से तो क्या होगा लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट ग्रेटर देन हुए सी से तो हमारा जो लॉट है क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट कैसे होगा रिजेक्ट कैसे होगा समझ में आ गया, ठीक है। सैम्पलिंग सिंगल सैम्पलिंग प्लान सिर्फ इतना सा है, ठीक है।
हम डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है ये भी देख लेते हैं। डबल सैम्पलिंग प्लान, इन डबल सैम्पलिंग प्लान द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट इज बेस्ड ऑन टू सैंपल। मतलब क्या है, जो हम पहले एक सैंपल लेते थे, इसमें कितने लेने हैं, 2 सैंपल लेने हैं, ठीक है ना। उन 2 सैंपल के हिसाब से देखेंगे कि वो लॉट एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। देखो ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है ना। बोले कि दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड है, जो डबल सैंपल प्लान है बहुत अच्छा मेथड है। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है किसी प्रोडक्ट की कि वो ख़राब है कि बेकार है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते जाते हैं जो इसमें सेम है। कैपिटल एन क्या है, जो लॉट साइज है, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, सैम्पल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, मतलब जो फर्स्ट सैंपल का साइज है कितना है, N1 है, और जो सेकेंड सैंपल का साइज वो कितना है, N2 है, ठीक है ना। ओके, इसी हिसाब से D1 D2 C1 C2 होंगे, ठीक है ना। D1 D2 क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट सैंपल, D2 क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑफ कंबाइंड सैंपल। याद रखना जो D2 है वो कंबाइंड सैंपल है, नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या, कंबाइंड सैंपल में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट है, याद रखना, ठीक है। और C1 क्या है, C1 फर्स्ट सैंपल का एक्सेप्टेंस नंबर, और जो C2 है वो क्या है, एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ बोथ कंबाइंड सैंपल। जो C2 है वो सेकेंड वाले का नहीं है, क्या है, कंबाइन का है। जो डिफेक्ट है वो भी क्या है, कंबाइन का। ये याद रखना, लड़के यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं रूल क्या है इसमें। रूल ये है कि अगर हम पहला सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर D1 की वैल्यू क्या, अगर D1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट डिफेक्ट क्या, फर्स्ट सैंपल में जो डिफेक्ट होंगे वो C1 से कम आए, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे लॉट को। अगर जो D1 की वैल्यू है वो C2 से ज़्यादा आए, क्या, जो C2 से ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर इन दोनों के बीच में रहे, C1 और C2 के बीच में रहे, तो क्या करेंगे, मूव दी सेकेंड सैंपल, हम सेकेंड सैंपल पे चले जाएंगे। याद रखना ये हमारे स्टेप में क्या बोला, अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट फर्स्ट सैंपल में इज लेस देन C1 हुआ तो उस सैंपल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेकेंड सैंपल को हमको जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर C2 से ज़्यादा हुए, क्या बोला मैंने, C2 से ज़्यादा हुए तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर C1 C2 के बीच में हुए तो हम सेकेंड सैंपल में जाएंगे। सेकेंड सैंपल कब जाना है, जब नंबर ऑफ डिफेक्ट C1 और C2 के बीच में है। समझ में आ गया, ठीक। हेलो गाइस, देखो जी ये क्या है, डबल सैम्पलिंग प्लान का फ्लो चार्ट है। क्या है ये, डबल सैम्पलिंग प्लान का फ्लो चार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। N1 क्या है, फर्स्ट सैंपल है। N2 क्या है, सेकेंड सैंपल है, ठीक है ना। तो D1 क्या है, जो फर्स्ट सैंपल में जितने डिफेक्ट हैं उसे बोलते हैं D1, ठीक है। अगर D1 की वैल्यू C1 से कम है, ठीक है ना, तो इस पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमको सेकेंड सैंपल में जाने नहीं है, ठीक है ना। अगर D1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा है तो पूरे लॉट को हम रिजेक्ट कर देंगे, तब भी हम सेकेंड सैंपल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बट अगर D1 की वैल्यू C1 और C2 के बीच में, क्या बोला, C1 और C2 के बीच में, सी D1 C1 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल C2 है, तब क्या करेंगे, तब हम जाएंगे सेकेंड सैंपल में, ठीक है ना। जब सेकेंड सैंपल में जाएंगे तो क्या होगा देखें। तो सेकेंड सैंपल जाने के बाद पहले इन दोनों का पहले क्या निकालोगे, सम। तो सम कितना आएगा, N1 + N2, ठीक है ना। तो पूरे सम में, ठीक है ना, दोनों सैंपलिंग में, ठीक है ना, जितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं, क्या तो जितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं, अगर वो C2 से कम है, क्या C2 से कम है, तो हम इस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर C2 से ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तुम्हारे न्यूमेरिकल इसी से आते हैं, ठीक है। जैसे तुमको N दे रखा होगा, N1 दे रखा होगा, N2 दे रखा होगा, C1 दे रखा होगा, C2 दे रखा होगा, पूछेगा D1 की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, या कितनी वैल्यू हो सकती है, या फिर D2 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कि न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या दे रखा है, हमको N1 पता है कितना 100 है, N2 इतना है, एन सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, N1 इतना, N2 इतना, C1 इतना, C2 इतना, ठीक है। तो पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पहले फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट अगर बनाएंगे हम, तो N कितना दे रखा था, 100 दे रखा था। N1 कितना दे रखा, 20 दे रखा था। N2 कितना, 35 दे रखा था। D पता नहीं, ठीक है। अगर D1 की वैल्यू लेस देन C1 है, C1 मतलब 1 से छोटी है, तो एक ही था C1 की वैल्यू। एक सेकेंड, तो नीचे कर लेता हूँ। हम्म, हाँ, तो C1 कितना, 4। तो D1 की वैल्यू अगर C1 से लेस देन है तो क्या कर लेंगे, लॉट को पूरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना।
अगर देखो पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो D1 की वैल्यू 4 से क्या 4 से ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर D1 की वैल्यू, ठीक है ना, C1 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल है 4 से मतलब C2 से, तो क्या कर लेंगे, मूव टू सेकेंड सैंपल, ठीक है। तो हम क्या सेकेंड सैंपल में आ गए। अब सेकेंड सैंपल में आने से पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों सैंपलों का एडिशन करते हैं। तो N1 + N2 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 35 + 20 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में जो डिफेक्ट होंगे कितना होगा, D2 होगा। अगर इस D2 की वैल्यू 4 से लेस देन है, क्या 4 से लेस देन और इक्वल है, तो इस पूरे लॉट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ग्रेटर देन 4 है मतलब C2 से ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट कर लेंगे। देखो ये पूरा ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं D1 D2 की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर D1 वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है, लिख दिया। यहाँ पर कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। देखो 4 से ग्रेटर देन है तो कितना होगा, 5 to 20, 5 to 20। 20 क्यों, क्योंकि जो D1 है वो इतने सैंपल्स लिया गया है 20 से, तो D1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 20। तो D1 की वैल्यू कहाँ है, 5 to 20 इस पोर्शन के लिए, ठीक है। इस पोर्शन के जो D1 की वैल्यू होगी क्या होगी, 2 3 4, ठीक है ना। क्या होगी, 2 3 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर D2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो D2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, बोलो। ये D2 की वैल्यू होगी 2 3 4, इसमें भी होगी 2 3 4, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं D1 की वैल्यू, बताएंगे 0 1 क्यों नहीं होगा, लड़के पूछ रहे होंगे सर D 0 1 क्यों नहीं होगा, बता देना, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ इस पोर्शन के लिए जो D2 की वैल्यू होगी कितनी होगी, 5 से ग्रेटर देन, क्या 5 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है ना। बता, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखो इसकी वैल्यू वो 0 और 1 क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारा क्या सेकेंड सैंपल है, ठीक है ना। बट इससे पहले फर्स्ट सैंपल में गए थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट, क्या टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट अगर 1 से कम है, क्या 1 से लेस देन और इक्वल है, तो हमको यहाँ पर जाना ही नहीं था, जाना था नहीं आना था। तो क्या, तो इसीलिए हम क्या D1 की वैल्यू 0 1 है, अगर यहीं पे आ जाती है तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मूव कब की गई, जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा हुई वैल्यू तभी तो मूव किए, डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट 1 से ज़्यादा है तभी तो यहाँ मूव किए हम सेकेंड सैंपल में। तो जो D2 की वैल्यू है कितनी हो सकती है, 2 to 4, 2 3 4, समझ में आ गया, ठीक। तो जो D1 की, ठीक है ना, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो D1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो D1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट है इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर D2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, D2 की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी निकालो। देखो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, एक तो क्या ये सारे के सारे सैंपल क्या हो, डिफेक्टेड हो, तो ये कितने हो गए 35, ठीक है। बट अगर यहाँ पर सैंपल डिफेक्ट 4 है, क्या अगर यहाँ पर डिफेक्ट सैंपल कितने 4 हैं तभी तो यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा होते तो हम यहाँ मूव ही नहीं करते, सीधे रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 35 है। तो 4 + 35 कितने हो गए, 4 + 35 39, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 39। समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में। काफ़ी लड़के बोल रहे होंगे यहाँ 55 है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 55, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत कर रहे हो। जब इस 20 सैंपल में नंबर ऑफ डिफेक्ट 4 से ज़्यादा हुए तभी तो हम यहाँ पर आए थे, समझ रहे हो। इस सैंपल में अगर डिफेक्ट 4 से, सॉरी 4 है, 4 से कम हुए तभी तो यहाँ आए थे। अगर इस ना पूरे सैंपल में 5 डिफेक्ट निकल आते तो हमें यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ रहे हो ना। तो D2 वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 + 35, तो कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करें, देखो और हमारा जो अगली हेडिंग कौन सी, सैम्पलिंग टर्म, ठीक है। तो सैम्पलिंग टर्म क्या होता है देखते हैं। जो पहला टर्म आता है AQL मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्वांटिटी लेवल, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो AQL होता है क्या, देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सेप्ट द लॉट एज गुड, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कोई भी कस्टमर, ठीक है ना, किसी भी लॉट को एक्सेप्ट करे, मतलब कोई भी अच्छे लॉट को क्या करे,
एक्सेप्ट करे तो उसमें परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है, न्यूज़पेपर नॉट डिलीवर 5 टाइम इन अ ईयर, ठीक है ना। इतना चल जाएगा कि एक न्यूज़पेपर 5 दिन ना आए, ठीक है ना, 5 टाइम्स ना आए, 1 साल में चली जाए, ठीक है ना। तो हम उसको उस न्यूज़पेपर को लगवा लेंगे, ठीक है। अगर कोई 1 महीना ना गैप कर दे तो उसको थोड़ी लगवाओगे, ठीक है ना। जैसे सेकंड वाला, नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 15 मिनट इन अ डे। जैसे कोई भी हम किसी भी कंपनी की लेते हैं, जैसे रिलायंस की लेते हैं, किसी और की लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या एक दिन में अगर वो 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो ये 15 मिनट क्या एक्सेप्टेंस लेवल है, क्या एक्सेप्टेंस लेवल है, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ये होता है एक RQL। RQL क्या होता है, रिजेक्ट क्वालिटी लेवल। अब AQL क्या एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, ये क्या रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल, ठीक है। इसको हम सेकेंड दूसरे नाम से जानते हैं, क्या, LTPD। LTPD क्या होता है, लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव। क्या होता है, लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव। ये होता क्या, देखो जैसे कोई भी चीज़ हम पहले क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या, कोई भी लॉट को एक्सेप्ट करने की जो अपर लिमिट होती है, ठीक है ना, उसको अगर रिजेक्ट कर देगा, मतलब उसको अगर लिमिट को क्रॉस कर देगा, तो हम उसको जब वो उस क्वालिटी को, सॉरी, उस लॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपर लिमिट शो करता है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंज्यूमर हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कि लिखा हुआ है दी अपर लिमिट ऑन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट दैट कंज्यूमर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लॉट, ठीक है ना। तो क्या, कोई भी प्रोडक्ट की वो परसेंटेज डिफेक्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी अपर लिमिट को शो करता है क्या, RQL, जिसे बोलते हैं रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल, या बोलते हैं LTPD। LTPD का लॉट रिजेक्शन परसेंटेज डिफेक्ट, समझ आ गया, ठीक। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करते हैं रिक्स, ठीक है। तो रिक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर रिक्स, तो दूसरा होता है कंज्यूमर रिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये प्रोड्यूसर रिक्स क्या होता है वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉट कंटेनिंग एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल विल बी रिजेक्टेड। मतलब ऐसा कोई भी लॉट जिस पर एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल को क्या हो, क्वालिफाई करता हो, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमने अच्छा बनाया है, लेकिन वो प्रोडक्ट पूरा क्या रिजेक्ट हो जाता है, वो लॉट पूरा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर रिस्क बोलते हैं। मतलब क्या है, हमने अच्छा लॉट बनाया है और रिजेक्ट हो गया, तो क्या उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क, ठीक है ना। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाई अल्फ़ा, ठीक है। वो बोलते हैं इट आल्सो कॉल्ड क्या, टाइप 1 एरर। इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, और 5% कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कंज्यूमर रिस्क क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉट कंटेनिंग डिफेक्टो एक्सीडिंग LTPD विल बी एक्सेप्ट बैड लॉट इज एक्सेप्टेड। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी लॉट जिस पर नंबर ऑफ डिफेक्ट या फिर डिफेक्टो जो प्रोडक्ट हैं क्या एक्सीड कर रहे हैं LTPD। LTPD लॉट टॉलरेंस। LTPD का अगर तुम फुल फॉर्म पता नहीं है तो ऊपर देख लो, तो ये लिखा हुआ है। LTPD क्या होता है, लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको भी क्या कर जाए, बियॉन्ड, मतलब उसका इसको भी एक्सीड कर जाए, ठीक है। और इसको भी एक्सीड कर जाए, या फिर रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल को भी वो एक्सीड कर जाए, फिर भी वो लॉट क्या एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। मतलब हमने एक बुरा लॉट को क्या खरीद लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा रिस्क हुआ, वो होता है कंज्यूमर रिस्क, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि हमने अच्छा लॉट एक्सेप्ट किया तो कंज्यूमर रिस्क, अगर हमने अच्छा लॉट रिजेक्ट कर दिया तो प्रोड्यूसर रिस्क होता है, ठीक है ना। ओके, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। इसके इसी और क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर, क्या टाइप 2 एरर भी कहते हैं, और 10% कॉमन, ठीक है ना। जनरली ये 10% होता है, लेकिन ये जनरली 5% होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, जो ग्राफ होता है परसेंटेज डिफेक्ट और वर्सेस प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल प्लान, क्या परसेंटेज डिफेक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल प्लान के बीच में होता है, ठीक है।
जो एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी होती है पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ए इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ डी इक्वल टू जीरो टू सी, क्या समेसन ऑफ डी इक्वल टू जीरो टू सी एन सी डी पी की पावर डी और 1 माइनस पी की पावर एन माइनस डी। याद रखना क्या, डी इक्वल टू जीरो टू सी, मतलब डी क्या होता है, डिफेक्ट, जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट होते हैं, कहाँ जीरो टू एक्सेप्टेंस नंबर सी तक जाएगा, एन सी डी पी की पावर डी 1 माइनस पी की पावर एन माइनस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत न्यूमेरिकल में यूज़ होगा ये। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, क्या पी ए, पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, और ये क्या, नंबर ऑफ या डिफेक्ट या परसेंटेज डिफेक्ट के बीच में ग्राफ है। हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, मतलब प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे जैसे परसेंटेज डिफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट करने क्या रिजेक्ट होती, मतलब रिड्यूस होती जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज डिफेक्ट इंक्रीज करेगा, क्या जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, हम उस लॉट को एक्सेप्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। वही इसमें लिखा है, एज द परसेंटेज डिफेक्ट इंक्रीज, एज द परसेंटेज डिफेक्ट इज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस विल डिक्रीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एट एट लोअर परसेंटेज डिफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज हाई। ठीक है, जब परसेंटेज डिफेक्ट बहुत कम होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस, उस लॉट को एक्सेप्टेंस करने की जो क्वालिटी होगी क्या इंक्रीज होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इंक्रीज कर जाएगी, हायर पहुंच जाएगी, वैसे वैसे लॉट को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, या फिर एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रिड्यूस होती चली जाएगी। समझ में आ गया। ठीक, और देखो जो पी आर होता है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, पी आर क्या होता है, 1 माइनस पी ए, क्या होता है, 1 माइनस पी ए होता है। ठीक है, ओके, जैसे कि ये पी ए, और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको, हाँ, जैसे ये ग्राफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और परसेंटेज डिफेक्ट पर जो था ग्राफ था। ठीक है, तो ये क्या है, ए क्यू एल होता है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, और ये होता है आर क्यू एल। आर क्यू एल क्या होता है, रिजेक्शन क्वालिटी लेवल। ठीक है ना, जब बोलते हैं एल टी पी डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो देखो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल को जो कर्व जहाँ काटेगा, तो ये पोर्शन इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर रेट्स। मतलब क्या है, अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर रिजेक्ट हो गया, मतलब ये क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है ना, या बोल सकते हो इसकी परसेंटेज डिफेक्ट बहुत कम है। अगर ये लॉट रिजेक्ट हो गया तो ये कौन सा रिक्स हुआ, ये प्रोड्यूसर रिक्स हुआ, या फिर 5% कॉमन इन जनरल। ठीक है ना, ओके। अब ये क्या है, रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल है। ठीक है, ये रिजेक्शन क्वालिटी लेवल है, इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये अगर ये लॉट क्या, अगर ये लॉट जिस पर नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या बहुत ज़्यादा है, अगर ये लॉट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या अगर ये लॉट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कौन सा लॉट है, बैड लॉट है। ठीक है ना, अगर ये लॉट हम एक्सेप्ट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर रिस्क। क्या बोला मैंने, अगर ये लॉट रिजेक्ट होता है तो प्रोड्यूसर रिस्क, अगर ये लॉट एक्सेप्ट होता है तो कंज्यूमर रिस्क। समझ में आ गया। ठीक, देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर ऑन ओसी कर्व कीपिंग एन कांस्टेंट। मतलब क्या है, हमारा एन, एन क्या, सैंपल साइज, मतलब अगर किसी भी लॉट में अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है और एक्सेप्टेंस नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो ऑपरेटिंग कर्व में क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। ठीक है ना, ओके, तो उसको पहले नीचे कर ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ किसके बीच है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट और पी ए, पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो इस पर नंबर ऑफ साइज, सैंपल साइज हमारा कांस्टेंट है। अगर सी की वैल्यू इंक्रीज है, सी के एक्सेप्टेंस नंबर को इंक्रीज करते जाएं तो क्या होगा। ठीक है, हम एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारा लॉट है, 100 प्रोडक्ट है, किसी भी लॉट में क्या 100 प्रोडक्ट हैं, एन कांस्टेंट, मतलब सैंपल साइज क्या कांस्टेंट है, हमको एन हमने ले लिए 10। ठीक है, सैंपल साइज कांस्टेंट है, और एक्सेप्टेंस नंबर सी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी 2 लेते हैं, मतलब क्या, अगर हम किसी भी लॉट में
सैंपल साइज 10 का लेते हैं तो उस पर अगर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिफेक्टेड होते हैं तो उसको क्या हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या 2 से ज़्यादा हुए तो रिजेक्ट कर देंगे, 2 या 2 से कम हुए तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट में अगर सी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, इस प्रोडक्ट में सी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, मतलब इस लॉट में सी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, मतलब अब कर दें 4, मतलब अब इस एन में सैंपल साइज 10 में अगर सी की वैल्यू 4 ले लें, 4 क्या एक्सेप्टेंस नंबर 4 ले लें, मतलब क्या है, अगर इस 10 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट खराब निकले तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 4 से ज़्यादा निकले तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर हमने ये सी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है तो कौन सा रिस्क हो रहा है, तो देखो अगर 4 वाला हमने प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, 2 वाला हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा हमारा रिस्क हुआ, ये हुआ कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क कैसे, अगर हम नंबर ऑफ डिफेक्ट ज़्यादा है, अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर रिस्क होगा, सॉरी कंज्यूमर रिस्क होगा। और अगर जिस पे प्रोडक्ट कम है, मतलब डिफेक्टेड कम है, उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा क्या, हमारा जो कंज्यूमर रिस्क होगा वो कम होगा, ठीक है। मतलब अगर 4 नंबर जो 4 की वैल्यू है वो उस पर जो कंज्यूमर रिस्क है वो इंक्रीज़ करेगा और जो प्रोड्यूसर रिस्क है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जैसे जैसे सी मतलब एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है वो भी क्या इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो जो कंज्यूमर रिस्क है वो इंक्रीज़ करेगा, कंज्यूमर रिस्क क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जो प्रोड्यूसर रिस्क है वो डिक्रीज़ करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे ही देखते हैं दूसरा कर्व, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सैंपल साइज ऑन ओ सी कर्व कीपिंग एक्सेप्टेंस नंबर इज कॉन्स्टेंट, मतलब क्या सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और एन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग कर्व ओ सी कर्व में, ठीक है ना, मतलब ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो जो हमारा ये ग्राफ है किसकी, परसेंटेज डिफेक्ट और पी ए, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो इस पर अगर हम सी की वैल्यू कांस्टेंट का रखना है, ठीक है ना, सी की वैल्यू हम क्या 4 कांस्टेंट कर दें, सैंपल साइज, एक मिनट, लॉट साइज 100 ले लो, कैपिटल एन की वैल्यू, और जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या है, सैंपल साइज की वैल्यू अगर हम अभी 10 लेते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, अगर 10 में 4 प्रोडक्ट डिफेक्ट हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, 4 से ज़्यादा हो रहा है तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को हमने ले लिया 20, ठीक है। अब 20 प्रोडक्ट में 4 डिफेक्ट हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, 4 से ज़्यादा हो रहा है तो डिफेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, इस पर जो प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, पहले 10 थे अब 20 हो गए हैं, ठीक है। बट जो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल है वो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा, मतलब जो पहले 10 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट ख़राब हो रहे थे तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे थे, अब 20 में से अगर 4 खराब हो रहे हैं तब एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें क्या, इस पर जो कंज्यूमर रिस्क है वो डिक्रीज़ कर रहा है। कंज्यूमर रिस्क कैसे डिक्रीज़ कर रहा है बताते हैं, ठीक है। मतलब 10 प्रोडक्ट में 4 खराब हो रहे थे तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम 20 में से 4 खराब हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखो ज़्यादा प्रोडक्ट में कम खराब नहीं कर रहे हैं तो ये कौन सा रिस्क हुआ, कौन सा रिस्क इंक्रीज़ कर गया या कौन सा रिस्क डिक्रीज़ कर गया, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रोडक्ट में कम खराब निकले तो क्या कंज्यूमर रिस्क डिक्रीज़ करेगा और जो प्रोड्यूसर रिस्क है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे पी ए एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल की वैल्यू क्या डिक्रीज़ होती जाएगी और जो प्रोड्यूसर रिस्क है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा और जो कंज्यूमर रिस्क है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, बोलते हैं ए ओ क्यू। ए यू क्यू क्या होता है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, ठीक है ना। ये किस किस के बीच में ग्राफ होता है, ये होता है परसेंटेज डिफेक्ट इन आउटगोइंग प्रोडक्ट आफ्टर इंफेक्शन, मतलब इन्फेक्शन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा आउटगोइंग प्रोडक्ट होता है उसके बीच में ग्राफ होता है, ठीक है, ओके।
इसमें लिखा नहीं, लिख लेना। ये हमारा एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, ये रिजेक्शन क्वालिटी लेवल है, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, ए ओ क्यू लो, ये क्या होता है ए क्यू ओ हाई, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो इस पर जो हमको सिर्फ अगर ग्राफ बन के आए, तो ऐसा ग्राफ कहीं दिखे तो उसको सही कर देना, टिक लगा देना, ये किस ग्राफ है, ए ओ क्यू का ग्राफ है। इसका मेन होता है फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। तो ए ओ क्यू का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी डी इंटू एन माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। जो पी ए है, पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। पी डी क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट। एन क्या है हमारा, लॉट साइज है। और स्मॉल एन क्या है हमारा, सैम्पल साइज है। स्मॉल एन क्या है, सैम्पल साइज है। कैपिटल एन हमारा लॉट साइज है। पी डी परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट है। और पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है। समझ आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा और है, अगर एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कैपिटल एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है स्मॉल एन से, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 1 मान लेंगे। तो जो हमारा ए क्यू होगा, क्या ए ओ क्यू होगा, क्या होगा, पी ए इंटू पी डी होगा, ठीक है। सिर्फ तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। जब एन बहुत ज़्यादा एन से होगा तो पी ए इंटू पी डी, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ 5% डिफेक्टिव लॉट इज 0.095, देन ए क्यू एल इज, मतलब क्या है, ए क्यू एल फाइंड करना है। परसेंटेज डिफेक्ट पी टी दे रखा है 1%, और एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर रखी है 0.95। तो पी ए कितना है, 0.95 है। और जो पी डी हम निकालेंगे, ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा है। तो हम परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करके, ठीक है। तो जो पी डी, क्या जो पी डी होगा वो कितना हो जाएगा, वन, सॉरी 1/100, 1/100। तो कितना आ जाएगा, 0.01, कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा पी डी, ठीक है। और जो पी ए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.0095। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे निकालते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 1000 पार्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेप्टेंस सैंपल प्लान दैट एग्जामिन ओनली 50 पार्ट। मतलब क्या है, हमको लॉट साइज कैपिटल एन दे रखा है 100, और सैंपल साइज कितना दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है 50, ठीक है ना। मतलब कि कोई कंटेनर है या बॉक्स है जिस पर 100 पार्ट है, ठीक है। तो उस पर जो हम सैंपल या एग्ज़ामिन करेंगे, कितना एग्ज़ामिन करेंगे, 50 को हम एग्ज़ामिन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, सैंपल साइज ये हुआ, ठीक है। और हमारा टोटल प्रोडक्ट लॉट साइज कितना हुआ, इतना हुआ 100, याद था, ठीक है, समझ में आ गया। द एक्चुअल फ्रैक्शन डिफेक्टेड ऑफ द बॉक्स इज 0.02, ठीक है। ये दे रखा है जो परसेंटेज डिफेक्ट है, यहाँ परसेंटेज में दे रखा था, यहाँ पर सीधे वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है, 0.02 दे रखी है। क्या पी डी कितना है, 0.02 है। एंड दी सैम्पलिंग प्लान हैज़ 0.53 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमारे 0.53 क्या है, एक्सेप्टेंस है, पी ए क्या एक्सेप्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, पी ए कितना है, 0.53 है। a box of this quality what is AOQ, क्या निकालना है, AOQ निकालना, ठीक है। देखते हैं AOQ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ठीक है। कैपिटल एन पता है, स्मॉल एन पता है, पी डी पता है, पी ए पता है। तो AOQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी डी इंटू एन माइनस एन अपॉन एन, ये तो होता है। तो इसकी वैल्यू सारी यहाँ पुट करोगे तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना हमारा आंसर, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.01, कितना 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिगार्ड ओसी कर्व, ओसी कर्व के रिगार्डेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये देखना है, ठीक है। तो देख रखा है, पहला पॉइंट है एज फ्रैक्शन डिफेक्टिव डिक्रीज, मतलब पी डी डिक्रीज करेगा तो पी ए इंक्रीज करेगा, और पी सही है, नहीं गलत है, सॉरी। जो अगर पी डी को हम क्या, परसेंटेज डिफेक्ट को अगर डिक्रीज करेंगे
तो पी ए की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, एज एल टी पी, मतलब जो रिजेक्शन क्वालिटी लेवल है उसको रिड्यूस करें, क्या उसको रिड्यूस करें तो क्या होगा, कंज्यूमर रिस्क आल्सो डिक्रीज, नहीं, पीछे पढ़ाया है। अगर हम रिजेक्शन क्वालिटी लेवल को रिड्यूस करते हैं तो हमारा कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर रिस्क रिड्यूस होता है। ठीक है ना, कंज्यूमर रिस्क इंक्रीज होता है। तो ये भी हमारा क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है, एज फ्रैक्शन इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज करें तो पी ए इंक्रीज करके ये सही हो जाएगा। जो फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्ट और फ्रैक्शन एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, मतलब इसमें डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ये गलत है, इसमें डिक्रीज के साथ सॉरी इंक्रीज के साथ इंक्रीज ये भी गलत है। इधर का एज फ्रैक्शन इंक्रीज पी ए आल्सो इंक्रीज गलत। जब फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट होता है, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या डिक्रीज होगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एज ए ओ क्यू ए क्यू एल एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल डिक्रीज देन जो हमारा अल्फा डिक्रीज, ये बहुत सही दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वालिटी। ठीक है, ओके।